फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए जो हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी उसके और इसके, तो आप ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे देख रहे हैं इस पर आप मैसेज करके हमसे नोट्स इसके ले सकते हैं। इससे पहले की एक हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी ब्लड कहाँ से आता है, कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड होता है, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, प्लाज्मा, सबके बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या ये आई बटन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो ऊपर आई बटन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमने आरबीसी इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम आज कवर कर देंगे कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं। हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। एक वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब किए जाते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम कम हो और हमने पढ़ा ना हो, तब आपने जब पढ़ लीजिए तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नाम ल्यूकोसाइट्स। अब नीचे है कि ये इनकी संख्या कितनी होती है, मतलब कितना होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4000 है, ठीक है। 4000 से 10,000 पर 100 ml HB ये होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए नीचे कह रहा है इट इज़ लार्जेस्ट ब्लड सेल, ये रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो आरबीसी है हमारी रेड ब्लड सेल, ये सबसे छोटी ब्लड की सेल है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसीलिए जो हमारी आरबीसी होती है ये मिलियन में होती हैं, और जो हमारी वाइट ब्लड सेल हैं ये 1000 में होती हैं। और जो है हमारी प्लेटलेट्स हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, वो हमारी लैक्स में होती हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो आपको याद रखना है। ये काहे का कंपोनेंट है, ये है हमारा ब्लड का। तो ब्लड कहाँ से आता है, बोन मैरो से। तो वाइट ब्लड सेल भी हमारा बोन मैरो में बनेगा, जिसे कहेंगे अस्थि मज्जा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, इसका जीवन काल कितना है। तो इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे, लेकिन इसका जीवन काल है। अगर आपको पता चले, आप पढ़ें, तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका हमने जो पढ़ा ये कई बुकों में अलग अलग दिया है। कहीं पे दिया है 2 से 4 दिन, कहीं पे दिया है 3 से 5 दिन, और कहीं कहीं दिया है 12 से लेके 20 दिन, ठीक है। विकिपीडिया के अनुसार, विकिपीडिया में ये आ रहा है, ठीक है, 12 से 20 दिन के 20 दिन। लेकिन जो एनसीईआरटी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, तो वो उसमें लिखा है ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये मतलब बहुत कम समय के लिए इनका समय लाइफ स्पेन होता है, बस इतना दिया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, कितने आरबीसी होंगे तो कितना डब्ल्यूबीसी होगा। तो वो आपको याद रखना है। अगर 600 आरबीसी हैं तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा। ये अनुपात आपको याद रखना है, 6:1, ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार आपको याद रखना है। इसका आकार होता है इरेगुलर शेप, कि इसका कोई भी आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो, इनका कोई आकार नहीं होता। ये जैसे मतलब जो है अपने रुधिर में जिस टाइप से चाहती हैं वो अपना आकार उस टाइप से जो है बना लेती हैं। ये यहाँ पर ये कहना है कि अगर जब जो है मान ली ऐसा इससे ज़रूरत है तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसे इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, तो इनका इरेगुलर जो है शेप होता है। अब इसमें बात हो रही है कि न्यूक्लियस,
तो आपने आरबीसी पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस केंद्रक उसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। आरबीसी को इसीलिए हम ब्रेनलेस सेल बोलते हैं, क्योंकि जो केंद्रक होता है सेल का उसको ब्रेन बोला जाता है सेल का, तो इसमें जो है केंद्रक आरबीसी में नहीं होता है, तो उसे आरबीसी को ब्रेनलेस सेल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है हमारा केंद्रक, हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, वाइट ब्लड सेल में। अब इसके फंक्शन जान लेते हैं, इसके फंक्शन क्या हैं। इसके फंक्शन है इम्यूनिटी ये को बढ़ाता है, ठीक है, जो या तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर याद रखिए इम्यूनिटी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम होता क्या है, ये इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। ये जो मानव शरीर को रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कैसी क्षमता, आपको बीमारियां होती हैं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जैसे पहली बात, आपको बीमारी कोई हुई, ठीक, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक था, कमज़ोर था, आपकी डब्ल्यूबीसी या तो काम नहीं कर रही हैं, और या तो काम कर रही हैं तो कम कर रही हैं, या डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कम हो गई है, या आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गई है, या डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कम हो गया है, ये कह सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है क्या हो गया है, वीक हो गया है। अब क्या होगा, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा, बाहर से मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन आया, जैसे बैक्टीरिया आया, वायरस आया, या जो है प्रोटोजोआ आया, कोई भी आए, कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आएगा और वो हमारे इम्यून सिस्टम्स पे अटैक करते आएगा और हमें बीमारी हो जाएगी। बाहर से कोई इन्फेक्शन आया और आपको डिजीज़ कर दी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली आपको मेडिसिन दे देगा, आपको दवाई दे देगा। तो अब क्या होगा, आपके अंदर दवाई आपने खा ली, मान लीजिए दवाई अंदर जाने के बाद क्या एक्टिवेट करेगी, आपकी डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, जो बाहर से इन्फेक्शन आया है उसको डब्ल्यूबीसी मार देगा और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक, इम्यून सिस्टम, ये लिखिए, इम्यून सिस्टम बनाता है या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, या आप कह सकते हैं इम्यूनिटी देता है। हमारे जो शरीर को रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगर ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है तो इन डब्ल्यूबीसी को 3 और नामों से जाना जाता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको याद रखना है, किन किन नामों से जाना जाता है। वो जाना जाता है बॉडी गार्ड सेल, फाइटर सेल और सोल्जर सेल। कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी गार्ड सेल किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी को, फाइटर सेल किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को, और सोल्जर सेल किसे कहते हैं, वो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, हमारी बॉडी में जो है बहुत सी टाइप की बीमारियां होती हैं, तो क्या बहुत से टाइप की डब्ल्यूबीसी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो है लिखा है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है ग्रैन्युलिकोसाइट्स और दूसरी है एग्रेन्युलिकोसाइट्स। इसे हिंदी में कहेंगे हम कणिकामय डब्ल्यूबीसी और इसको कहेंगे अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं ये देखते हैं और इनके क्या काम हैं ये देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा टाइप से। तो पहले देखते हैं जो ग्रैन्युलिकोसाइट्स हैं वो हमारी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स और तीसरी होती है हमारी इसिनोफिल्स होती है। 3 ये हो गई हमारी। और जो हमारी एग्रेनोल्यूकोसाइट्स हैं वो हमारी 2 होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनके क्या काम है ये अभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जान लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है और सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो हमारी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी
तो वो है हमारी, आपको याद रखना है, वो हमारी है मोनोसाइट्स। ये आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट है। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो है हमारी लिम्फोसाइट्स। ये हमने यहाँ पर डाल रखा है, एम से मोनोसाइट, एल से लिम्फोसाइट्स। और जो हमारी सबसे ज़्यादा हैं वो हमारी हैं न्यूट्रोफिल्स, हमारी सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम है हमारी बेसोफिल्स, हमारी सबसे कम है यहाँ पर, ये याद रखना है। कितनी कितनी है ये भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जो हमारी बेसोफिल्स होती हैं ये होती हैं हमारी 0.5 से 1%, ये नीचे नहीं लिखा है, ये इतनी होती हैं 0.5 से 1%। और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं वो होती हैं 60 से 65%, ये आप लोग लिख लें। और जो हमारी यूसिनोफिल्स होती हैं ये होती हैं 2 से 3%। और जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं वो जो ये सबसे लार्जेस्ट होती हैं, ये होती हैं 6 to 8%। और जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो होती हैं 20 to 25%। अब आगे चलते हैं कि ये 5 WBC किस डिजीज़ के अगेंस्ट कौन सी WBC फाइट करती है, ये जानते हैं। जो हमारी आप देख रहे हैं बेसोफिल्स, यहाँ पे पहली आप देख रहे हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स कब काम करेगी, ये एलर्जी के टाइम पर काम करेगी। जब आप बाहर कोई भी ख़राब केमिकल ले लेते हैं, जैसे कोई भी ख़राब साल्ट ले लिया, जब आप कोई दवा आपको रिएक्शन कर जाती है, तो मान लिया आपने कोई दवा खाई और वो आपको रिएक्शन कर रही, आपकी बॉडी को सूट नहीं की, तो क्या होगा, आपको एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी खुजली होती है, इचिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी। वो लाल धब्बे क्या होते हैं, एक केमिकल बनने लग जाता है हमारी बॉडी में, उस केमिकल का नाम क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामीन। ये केमिकल बनने लगता है तो फिर हमारे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, हिस्टामीन, HISTAMINE, हिस्टामीन होता है। जैसे ही आपकी बॉडी जो है में बाहर से ख़राब केमिकल आया, वो ख़राब केमिकल क्या बनाने लग जाएगा, हिस्टामीन। इस हिस्टामीन के बनने से आपको ईचिंग होगी, और हिस्टामीन के बनने से आपकी स्किन पे लाल धब्बे पड़ जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस केमिकल के बनने पर एलर्जी होती है, तो क्या आपको याद रखना है, हिस्टामीन। ये हिस्टामीन आपको याद रखना है। अब जब एलर्जी होगी तो आप दवा लेंगे एलर्जी ख़त्म करने वाली। जब आपने एलर्जी ख़त्म करने वाली कोई दवाई खाई तो दवा किसको एक्टिव करेगी, वो एक्टिव करेगी बेसोफिल्स को। जैसे आपने जो ऐसे बेसोफिल्स एक्टिव होगी तो वो हिस्टामीन का जो सिक्रेशन है वो कम कर देगी, वो डिक्रीज़ कर देगी हिस्टामीन का सिक्रेशन। हिस्टामीन बनना बंद हो गया तो क्या होगा, एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, एलर्जी के टाइम पर कौन सी WBC काम करती है, तो आपको याद रखना है कौन सी WBC काम करती है, बेसोफिल्स। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती हैं, जीवाणु जनित रोग, जैसे कोई बैक्टीरिया आया तो उसने कोई भी बीमारी कर दी, तो उसके लिए न्यूट्रोफिल्स हमारी फाइट करती हैं। नेक्स्ट है यूसिनोफिल्स। अब ये कब काम करती हैं, कोई वायरस आया या कोई फंगस आ गया, कवक आ गया, ठीक है। अभी आपको यह भी याद रखना है, कवक जो हैं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे कौन से होते हैं, जैसे कि मशरूम, जो मशरूम खाते हैं, मशरूम भी एक फंगस होता है, लेकिन हम लोग जो है उसे खाते हैं। जितने भी अच्छे कवक होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, उनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये विषाणु और कवक जनित जो रोग हो जाते हैं उससे जो फाइट करते हैं वो करते हैं ईसिनोफिल्स। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स ये जो है ऑलमोस्ट जो है एक साथ ही ये दोनों काम करते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सामने लिख रखा है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के आगे एडवांस लेवल इम्यूनिटी।
ये हमारे फ्यूचर में जो है काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं ये आप याद रखें। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। ये जो फ्यूचर में काम आती हैं, ये जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमें BCG का टीका लगा। BCG क्या काम करता है? BCG जो है वो ट्यूबरक्लोसिस होने से बचाता है। बचपन में जो हम लोग वैक्सीनेशन हुआ, टीकाकरण हुआ, टीका लगाया गया, इस वैक्सीन में जो केमिकल था, जैसे कि हम मान लीजिए हेपेटाइटिस का हमें टीका लगा, हेपेटाइटिस का टीका लगा, वो क्या करेगा? ये इंजेक्शन, ये टीका क्यों लगवाया गया? इसलिए लगवाया गया क्योंकि फ्यूचर में कभी हेपेटाइटिस ना हो, यहाँ पर टीका इसलिए लगाया गया। अब क्या होता है, आपने हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाया, अब इस इंजेक्शन में जो केमिकल था वो केमिकल किसके पास आया? वो आया मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के पास, और इन दोनों को स्टिमुलेट कर दिया, इन दोनों को उत्तेजित कर दिया। और जैसे ये दोनों जो है स्टिमुलेट हुए, उत्तेजित होते हैं, तो ये दोनों बनाते हैं मेमोरी सेल्स, ये दोनों बनाते हैं मेमोरी सेल्स, या इसे कहेंगे हम याददाश्त कोशिकाएं। ठीक है, याद रखने वाली सेल्स। अब ये मेमोरी सेल्स किसको याद रखेंगी? ये याद रखेंगी आपने किसका इंजेक्शन लगवाया, ये हेपेटाइटिस वाले इंजेक्शन को याद रखेंगी, और ये हेपेटाइटिस वायरस को याद रखेंगी। हमने बचपन में हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाया तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन गई। याद रखने वाली किसको याद रखेंगी? हेपेटाइटिस वाले वायरस को। अब क्या होगा इन फ्यूचर, भविष्य में हमारी बॉडी में कभी भी हेपेटाइटिस वाला वायरस आ गया तो हमको कुछ नहीं करना होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, और ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ने मेमोरी सेल्स बनाई थी वो किसको खा जाएंगी, किसको मार देंगी? हेपेटाइटिस वाले वायरस को मार देंगी, और आपको बॉडी में कभी हेपेटाइटिस हो नहीं सकता, होने नहीं देंगे। तो सेल बनवाने के लिए ही टीका लगवाया जाता है, जो मेमोरी सेल है उसको बनवाने के लिए ही टीका लगवाया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मेमोरी सेल कौन बनाता है, या पूछेगा वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण है, का मेन मोटो क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है उसका मेन उद्देश्य होता है मेमोरी सेल्स बनवाना। अब बात करते हैं, इतने ही हमें पढ़ना है WBC में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स से पढ़ने से पहले हम आपको अगर बता दें कि हमारे एक फ्रेंड हैं, वो नेट फर्स्ट पेपर के जो है पूरे नोट्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ 59 रुपीज़ में। इसमें हमें वो कह रहे थे कि आप पढ़ा के इसको जो है सेल कर लीजिए, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जो है ये 5 सितंबर तक स्कीम थी, लेकिन हमने उनसे कहा है कि जो है ये हमारे फिज़िकल वाले हैं। पहली बात तो ये इंग्लिश में नोट्स हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आए तो ज़रूर लें, नहीं तो हम आपसे राय नहीं देंगे कि आप इसको लें, क्योंकि इंग्लिश में ही पूरे नोट्स हैं। अगर आप समझ सकें तो आप इसे ले सकते हैं 59 रुपीज़ में। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या आप हमें मेरे ही नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो हम भी प्रोवाइड आपको करा देंगे। ये 59 के आपको पूरे नोट्स हैं। इसमें हम आपको पहले सैम्पल पेपर भी दिखा देंगे। इसमें हमें एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे फ्रेंड का है, वो मेरी हेल्प करते हैं मेरी वीडियो शेयर करने में, तो उन्होंने हमसे कहा तो हमने इस वीडियो के ज़रिए से आपको बता दिया, जिससे कि आपको कम रुपए में अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट को जो है हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। इसका जो साइंस में नेम है, ये नाम आपको याद रखना है, इसे कहते हैं थ्रम्बोसाइट्स। ये मेल में और कितनी होती हैं, मेल और फीमेल में? मेल और फीमेल में होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीलीटर पर माइक्रोलीटर। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं आप 150 से लेके 400 × 10⁹ पर लीटर। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी ब्लड का कंपोनेंट है। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन इसका हमें जो है 2 जगह हमने पढ़ा, तो 2 जगह अलग अलग हमको मिला। एक जगह मिला है
5 to 9 डेज़। ये हमें 5 to 9 डेज़ जो मिला है ये मिला है आपका विकीपीडिया पे, और एक जगह लिखा था 8 to 10 डेज़, या आप इसको कह सकते हैं कहीं कहीं आपको मिलेगा 1 हफ़्ता से 1.5 हफ़्ता। तो वो 1 हफ़्ता से 1.5 हफ़्ता ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बस आपको ये 5 से 9 दिन या 8 से 10 दिन याद रखना है। अब ये कहाँ मरती हैं? ये जो है ब्लड में ही मर जाती हैं और यहीं से रीजनरेट हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमाने में ये मदद करती हैं। कैसे जमता है अभी सब आगे बताएंगे। इनके जो ब्लड क्लॉटिंग का जो समय होता है, अगर कहीं जो है ब्लड निकलने लगा, ब्लड क्लॉटिंग का समय जो होता है वो होता है 4 से 5 मिनट। जब हमको चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद खून निकल जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है 4 से 5 मिनट बाद उसी जगह पर क्लॉट बन जाता है। सारे के सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं आकर जमते हैं, खून को जमा देते हैं, मतलब प्लेटलेट आती हैं। इन प्लेटलेट के पास क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं और वो आकर जमा देती हैं खून को, और जब ये खून जम जाता है तो खून बाहर नहीं निकलेगा, तो क्लॉटिंग हो गई। इसका मतलब क्लॉटिंग हो गई। अब समझ लीजिए कि क्लॉटिंग कैसे करती हैं। प्लेटलेट के पास क्या होता है प्लेटलेट के पास जो है क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर मतलब हिंदी में कहेंगे हम थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, मतलब क्लॉट करवाने वाली चीज़ें होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं ये ज़रा हम लोग जान लेते हैं, आप लिखते भी चलें। तो प्लेटलेट के पास जो है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं, वो जो है 3 होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक तो होता है मिनरल। मिनरल में कौन सा होता है? कैल्शियम। अब जो है कैल्शियम आपने पढ़ा होगा कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है। उसके अलावा हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है। उसके बाद दूसरा नाम आप देख रहे होंगे विटामिन। विटामिन के आगे देख रहे होंगे कौन सा विटामिन? फाइलोक्विनिन। तो फाइलोक्विनिन जो है वो कहाँ पे, इसे जो क्या कहेंगे विटामिन के भी कहेंगे। विटामिन के का ही नाम फाइलोक्विनिन है। और प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ये 5 प्रोटीन होते हैं। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन। ये 5 प्रोटीन होते हैं। ये आपने प्लाज्मा में पढ़े थे। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन, ये जो है आपने पहले फेब्रिन, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्लाज्मा में। तो यहाँ पर अगर पूछते कि यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो मिलेंगी और ये मिलकर खून को जमा देंगी, और खून जमने को ही क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। अगर पूछ दे मेन जो है कौन सा प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है वो है फाइब्रिनोजन, ये मेन है। ठीक है। अब ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, ये सब जो है क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अब यहाँ से बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे दिमाग में भी आया था, तो हमने आपको भी शेयर कर रहे हैं। ये जो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम तीनों ब्लड में होते हैं। ये तीनों हमने अभी आपको बताया, जो विटामिन, प्रोटीन और मिनरल जो है तीनों ब्लड में होते हैं। जब हमारे ब्लड में ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर हैं तो ब्लड में क्लॉट बन जाना चाहिए। अंदर ही जो हमारे ब्लड में वेसल्स में ब्लड चल रहा है, बह रहा है, तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जानी चाहिए, पर अंदर ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारी बॉडी में जब क्लॉटिंग फैक्टर हैं तो जो आर्टरी है, वेन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है हमारे दिमाग में। तो ये इसमें हमने पढ़ा, उसी को आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये जो क्लॉटिंग करवाने वाले फैक्टर हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक और फैक्टर होता है। जो हमारी बॉडी में ये तीनों फैक्टर हैं, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग के तीनों फैक्टर हैं। तो वो एक और फैक्टर होता है हमारी बॉडी में एक और फैक्टर होता है जो क्लॉट नहीं करवाता है। ये याद रखना है आपको। एक ऐसा भी फैक्टर होता है जो क्लॉट नहीं करवाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। मतलब क्लॉट का एंटी क्लॉट नहीं बनने वाला, उसका नाम क्या होता है ये याद रखना आपको। तो उसका नाम होता है, हमने नीचे लिख रखा है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी क्लॉटिंग
फैक्टर, एक यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है वो है हिपैरिन। ये है हिपैरिन। ये किस फॉर्म में होता है, तो ये भी याद रखना है, ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है। इसलिए हमारी बॉडी जो ब्लड वेसल्स होती हैं में ब्लड नहीं जमता है, इसलिए नहीं जमता है। जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का नाम बताएं या प्रोटीन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन का नाम बताएं, तो आपको याद रखना है वो है हिपैरिन। अब यहाँ से एक बात और आती है, ये हमारी बॉडी में कभी कभी कम भी अगर हो गया तो उसे क्या करेंगे। मान लीजिए हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कम हुआ, हमें डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल जो हेपैरिन है वो हमें बॉडी में देगा। अब उसका क्या नाम होता है, जो हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल तौर पे दिया जाएगा। जो मान लीजिए आप हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया, ठीक। अब हमारे ब्लड में खतरा है क्लॉट होने का, ब्लड में क्लॉट होने का। तो अगर ब्लड में क्लॉट हो गया तो क्या होगा, ना ऑक्सीजन आएगी ना कार्बन डाई जो है जाएगी बाहर, तो उसमें फिर हमारी बॉडी में हार्ट अटैक आ जाएगा और हम मर जाएंगे। तो जो है इसमें जो हमें डॉक्टर देगा आर्टिफिशियल हेपैरिन, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हीरोडिन, ठीक है। हीरोडिन जो है ये आर्टिफिशियल जो है हेपैरिन है, ये याद रखना आपको। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल हेपैरिन किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल हेपैरिन किसे कहते हैं, तो वो है हीरोडिन। अब हीरोडिन ये कहाँ से बनता है ये भी आप जान लीजिए, ये सिर्फ जानने के लिए बाई चांस अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। ये बनता है लीच को कहते हैं जोंक देखिए आपने जो चिपक जाती है, इसके सलाइवा से ये कृत्रिम हेपैरिन बनाया जाता है। जोंक के सलाइवा से, जोंक की लार से जो है हेपैरिन बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे और इसके बाद जो है हम बात करेंगे, अभी इसी पे ही बात करेंगे। अभी हार्ट के बारे में बात करना है हमको और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करना है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप आई वाले बटन पर जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।